Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने छापेमारी कर एक मॉल में मसाज पार्लर की आड़ में चलाए जा रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 6 लड़कियों समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें मसाज पार्लर चलाने वाला आदमी और एक औरत भी शामिल है। के दौरान वहां से कुल 9 आरोपियों को काबू किया, जिनमें से 6 युवतियां और 3 युवक शामिल हैं और उनमें से एक युवक और एक युवती बतौर संचालक उस स्पा का काम कर रहे थे। उन 9 जो आरोपियों को पुलिस ने काबू किया और सेक्टर 50 में कानून की उचित धाराओं के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अमित सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, कब से चल रहा था सेक्स रैकेट? जी अर्पिता, ये सेक्स रैकेट सोहना रोड पे ओमिक्स मॉल के पास चल रहा था और काफी अरसे से चल रहा था। पुलिस को खूब जानकारी मिली और उसके बाद पुलिस ने वहां पर छापेमारी की। 6 युवतियों समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें से जो इस स्पा को चलाते थे उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल जो गुरुग्राम पुलिस है वो लगातार इन सभी 9 लोगों से पूछताछ कर रही है, समेत 6 युवतियों की क्या और इनका और भी कोई स्पा है जहां पर सेक्स इस रैकेट इस तरीके से चलाया जाता है। तो फिलहाल पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। जी अर्पिता, शुक्रिया अमित। रोहिंग्या मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार से रिपोर्ट तलब की। सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या मामले में केंद्र सरकार और 3 राज्यों की सरकारों से रेफ्यूजी कैंप का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने को कहा। उत्तर गुजरात में अचानक हुई बारिश से किसानों को जीरे और गेहूं की फसल खराब होने की चिंता सताने लगी है। बिहार के रोहतास पहुंचे आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने राम मंदिर के निर्माण की तारीख पूछने वालों पर हमला किया कि वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये एक गुमराह करने वाला झूठा नारा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में 249 करोड़ के टैक्स चुकाने के नोटिस पर स्टे की मांग वाली यंग इंडियन कंपनी की याचिका पर राहत देते हुए 15 अप्रैल तक 2 किस्तों में 10 करोड़ रुपए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर चुनाव के दौरान हलफनामे में गलत जानकारी देने के आरोप लगाते हुए एमएलसी पद के लिए अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। जम्मू कश्मीर में करीब 1.5 दशक तक तहरीक-ए-हुर्रियत की कमान संभालने वाले सैयद अली शाह गिलानी के इस्तीफे के बाद फिलहाल उनके करीबी मोहम्मद अशरफ सहराई को हुर्रियत की कमान सौंपी गई। 3 देशों की T20 सीरीज के फाइनल मुकाबले में दिनेश कार्तिक की शानदार पारी के लिए सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर बधाई दी। बीसीसीआई की वेबसाइट पर एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें रोहित शर्मा श्रीलंका में अपने 2 प्रशंसकों के साथ वहां की भाषा सिन्हला सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मगे नमा रोहित शर्मा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजमुल हसन ने श्रीलंका के खिलाफ मैच के आखिरी पलों में पेशेवर रवैया न अपनाने को लेकर अपने खिलाड़ियों की आलोचना की। मुंबई में बीएमसी ने दाऊद पर शिकंजा कसा। मुंबई में बीएमसी ने टैक्स न चुकाने के आरोप में दाऊद पर शिकंजा कसते हुए उसके आमना बाजार को जब्त करने का फैसला लिया। यूपी के हमीरपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस वालों को रौंदने की कोशिश करने वाले बदमाशों की गाड़ी को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन चारों आरोपी भागने में कामयाब रहे। राजस्थान के धौलपुर में बिजली की हाई टेंशन तार से 2 बसों में लगी आग पर दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अक्षय कुमार के दूसरे देश का नागरिक होने के बावजूद सरकार की तरफ से उनकी फिल्मों को स्पॉन्सर किए जाने पर सवाल खड़े किए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील के किनारे दीवार बनाने का काम जोरों पर है। देश को भिखारी, भुखमरी और गरीबी मुक्त बनाने के लिए लोगों को जागरूक करते हुए 4 युवा साइकिल के जरिए बेंगलुरु से हैदराबाद पहुंचे। दिल्ली के रोहड़ी जिले के बादली इलाके में बदमाशों ने एक आदमी को गोली मारकर उससे बाइक लूट ली और फरार हो गया। बताया जा रहा है जितेंद्र नाम का आदमी बवाना से बादली की तरफ जा रहा था, लेकिन इस दौरान बादली पहुंचने पर वहां पहले से ही खड़े बदमाशों ने उसके पैर में गोली मार दी और फिर उसकी बाइक लेकर फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। उसका इलाज चल रहा है, जबकि पुलिस इसे आपसी रंजिश का मसला बता रही है। इसकी मोटरसाइकिल छीन लेगा, इसको गोली मार के पैर पर। कहाँ लगी गोली? पैर में। कितनी देर पहले की गोली? आधे घंटे पहले की। तो कैसा है जिसको गोली लगी है वो? ठीक है, होश में था। तो कहाँ जा रहा था वो कुछ पता है क्या? ये हैदरपुर जा रहा था। छेड़छाड़ मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल को राहत मिल गई। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एक महिला से छेड़छाड़ और धमकाने के आरोप में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल को जमानत दे दी।
कोलकाता में एक स्कूल के बाहर समलैंगिक समुदाय के लोगों ने भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। बिहार के भागलपुर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे समेत 8 लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में केस दर्ज किया गया। बेंगलुरु में जुए के अड्डे पर छापा मारने गए एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक बीजेपी कार्यकर्ता बताया जा रहा है। राजस्थान के भीलवाड़ा में इलाज के नाम पर एक बच्ची को गर्म सलाखों से दागने का मामला सामने आने के बाद गंभीर हालत में बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति को बधाई दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को फिर से राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई देते हुए दोनों देशों के संबंधों में मजबूती के लिए उनके साथ काम करने की बात कही। आरुषि हेमराज मर्डर केस में हेमराज की पत्नी की तलवार दंपति को बरी किए जाने के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी की कॉल डिटेल्स निकालने के आरोपों के बीच महाराष्ट्र के ठाणे में एक तेलुगु अभिनेत्री ने क्राइम ब्रांच के सामने अपना बयान दर्ज करवाया। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने ऑनलाइन शॉपिंग कर धोखाधड़ी के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने श्रीदेवी के पार्थिव शरीर का तिरंगे में लपेटकर अंतिम संस्कार करने को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाते हुए इसे राष्ट्रध्वज का अपमान बताया। असं काय मोठं क्रांतिकारक कार्य केलं होतं ज्या श्रीदेवीने। सरकार के लोक सुराज अभियान का जायजा लेने के लिए छत्तीसगढ़ के कोंडागांव पहुंचे मुख्यमंत्री रमन सिंह को जब वहां मौजूद एक महिला ने बताया कि उसे अभी तक चरण पादुका योजना के तहत मिलने वाली चप्पल तक नहीं मिली, तो सीएम ने खुद उसे चप्पल मंगवा कर दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ के मनसा देवी मंदिर में हवन किया और गुरुद्वारे में भी मत्था टेका। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की छात्राओं को बड़ी जीत हासिल हुई। छात्राओं के प्रदर्शन के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उनकी मांगें मान ली और इसके लिए उन्होंने छात्राओं को लिखित आश्वासन भी दिया, जिसमें रात 10:30 बजे तक छात्राओं को हॉस्टल में आने जाने की छूट देने, खाने की गुणवत्ता सुधारने और हॉस्टल के चार्ज को वापस लेने की मांगें मानी गई। और इसके अलावा प्रशासन ने छात्राओं को छुट्टी के लिए 24 घंटे पहले बताने की शर्त को खत्म कर दिया और ये भी भरोसा दिया कि प्रदर्शन में शामिल छात्राओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल से माफी मांगी। मानहानि मामले में पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम मजीठिया के बाद उन्होंने इन दोनों नेताओं से भी बिना शर्त माफी मांगी, जिसकी जानकारी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मीडिया को दी। सीएम केजरीवाल ने मानहानि के 2 मामलों में नितिन गडकरी और कपिल सिब्बल से लिखित माफी मांगी। कि हम लोग ईगो की लड़ाई लड़ने थोड़ी आए हैं। कोर्ट कचहरी के लिए समय नहीं रखा, हमने अपने लिए रखा है कि हम जनता के बीच काम करेंगे। केजरीवाल के माफीनामे के बाद गडकरी ने पटियाला हाउस कोर्ट में दायर मानहानि का केस वापस ले लिया। आज की तारीख में ये केस खत्म हो चुके हैं, कंप्लेंट केस जो है वो डिस्पोज हो चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने नितिन गडकरी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें उन्होंने एक सूची जारी कर बीजेपी के अध्यक्ष रहते नितिन गडकरी को भारत का सबसे भ्रष्ट नेता करार दिया था, जिसके बाद गडकरी ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया। लेकिन अब इसी मामले में उन्होंने बिना शर्त उनसे माफी मांगी। सिर्फ गडकरी ही नहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल और उनके बेटे अमित सिब्बल से भी केजरीवाल ने माफी मांग ली। केजरीवाल जी ने और मनीष सिसोदिया ने ये मान लिया है कि वो सब आरोप बेबुनियाद थे और इसलिए उन्होंने माफी भी मांगी है। इन दोनों ने अलग अलग चिट्ठियों में रिग्रेट एक्सप्रेस किया है। गडकरी की तरह सिब्बल परिवार ने भी कोर्ट में केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ केस वापस लेने की अर्जी लगाई। सिब्बल ने यह मुकदमा एक टेलीकॉम कंपनी से जुड़े टैक्स के मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद किया था। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल के माफी मांगने के बाद एक बार फिर सियासत गर्मा गई और बीजेपी ने इसी बहाने केजरीवाल को घेर लिया। केजरीवाल का गलती करके, झूठ बोल करके माफी मांग लेना, ये तो उनका मोडस ऑपरेंडी है। वहीं कांग्रेस को भी अरविंद केजरीवाल पर हमला करने का मौका मिल गया। उनको अपना नाम बदल करके माफीवाल कर देना चाहिए। उधर पंजाब में पूर्व मंत्री बिक्रम मजीठिया से माफी मांगने के बाद आम आदमी पार्टी 2 खेमों में बंट गई है, जिसको पाटने की कोशिश में पार्टी के बड़े नेता जुटे हुए हैं। जेएनयू में छात्राओं के साथ प्रोफेसर की छेड़छाड़ का मुद्दा गर्माता जा रहा है। कल जेएनयू के छात्र और छात्राओं ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए वसंत कुंज थाने का घेराव किया।
पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे, लेकिन नाराज छात्राओं ने पुलिस की जो बैरिकेडिंग थी उसको तोड़ते हुए थाने के सामने धरना दिया। जेएनयू के छात्रों की मांग थी कि छेड़छाड़ के आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार किया जाए। देर रात तक चले इस प्रदर्शन के बाद पुलिस ने छात्रों को आश्वासन दिया, जिसके बाद आरोपी प्रोफेसर को आज शाम तक पूछताछ के लिए तलब किया जाएगा। इसके साथ ही इस मामले में 8 और छात्राओं की एफआईआर भी दर्ज कराने का भरोसा दिया गया। इस मामले में अब तक एक ही छात्रा की एफआईआर दर्ज की गई है। इसी बीच दिल्ली महिला आयोग ने वसंत कुंज थाने के एसएचओ और जेएनयू के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। कार्रवाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि जौहरी जैसा आदमी एंटीसिपेटरी बेल लेके खुलेआम घूमे, इसीलिए इतने प्रोसेस को डिले किया जा रहा है। कम से कम 3-4 वर्किंग डे इन्होंने ऐसे ही गुजार दिए थे। जब ओपन में एक मिसिंग लड़की का लेटर था कि वो आदमी सीरियल सेक्सुअल ऑफेंडर है, तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अमित सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से प्रोफेसर से पूछताछ की बात हो रही है, कब तक पूछताछ हो सकती है और क्या गिरफ्तारी भी मुमकिन है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है और सेक्सुअल हरासमेंट के मामले में पुलिस ने अभी तक एक एफआईआर दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही जो प्रोफेसर को नोटिस जारी कर प्रोफेसर को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए भी पुलिस ने बुलाया है। जैसे ही प्रोफेसर पहुंचते हो सकता है कि प्रोफेसर से पहले दिल्ली पुलिस पूछताछ करे और वसंतकुंज थाने में पूछताछ करे और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर ले। हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि अब कुल इस पूरे मामले में 9 शिकायत आई हैं, अभी तक एक मुकदमा दर्ज हुआ है। यानी पुलिस अब जितने भी मुकदमे शिकायतें आई हैं उन सभी शिकायतों पर एफआईआर दर्ज करेगी। यानी अभी 8 एफआईआर प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज होगा। साथ ही साथ पुलिस का ये भी कहना है कि अभी उन लोगों ने 161 का बयान सभी शिकायतकर्ताओं का कराया है। साथ ही साथ 164 का बयान भी कोर्ट में ले जाकर कर सकते हैं। ये 164 का बयान तब कराया जाता है जब पुलिस अपने केस को और मजबूत करना चाहती है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जेएनयू प्रशासन और प्रोफेसर के लिए मुश्किल हो सकता है। जिस तरीके से सेक्सुअल हरासमेंट मामले में पहले एक एफआईआर वसंतकुंज थाने में दर्ज हुई है और अब जो बाकी जो शिकायत है यानी 8 और शिकायतें हैं, उन 8 शिकायतों पर 8 अलग एफआईआर दर्ज होगा। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से जेएनयू के जो छात्र है वो बार-बार आरोप लगा रहे थे कि अभी तक पुलिस की कार्रवाई डिले इसलिए हो रही है क्योंकि पुलिस शुक्रिया। मिशन 2019 से पहले केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी मोदी सरकार को नसीहत दे दी। पासवान ने बयान में उनकी भाषा पूरी तरह बदली हुई दिखाई दी। इसलिए पासवान के बयान पर सियासत और गर्मा गई। खुद सरकार का हिस्सा होते हुए रामविलास पासवान ने बीजेपी को सलाह दी कि कई वर्गों के बीच सरकार को छवि बदलने की जरूरत है। पॉलिसी में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। जो मास परसेप्शन है माइनॉरिटी के संबंध में, दलित के संबंध में, उसको खाली बदलने की आवश्यकता है। पासवान ने बीजेपी के उन चेहरों के नाम भी गिनाए जो दलितों या अल्पसंख्यकों की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन आरोप लगाया कि बीजेपी में ऐसे नेताओं की आवाज दबा दी जाती है। इन लोगों की आवाज दबी रह जाती है और कुछ लोग बोलते हैं वो आवाज मुखर हो जाता है। जरूरत है कि उन लोगों का भी आवाज आगे आना चाहिए। हालांकि पासवान का दावा है कि सरकार से अलग होने वाली पार्टियां केवल अपने सियासी हित साध रही हैं। लेकिन बिहार में पार्टी के अहम सहयोगी रामविलास पासवान के बयान से बीजेपी का बैकफुट पर आना लाजमी था और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने सलाह का स्वागत किया। सबको एक दूसरे से सीखना चाहिए, इसमें क्या है, और इसीलिए एक दूसरे से सीखने के लिए तो पार्लियामेंट चलना चाहिए। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सहयोगियों को याद दिलाया कि अकेले दम पर बहुमत होने के बावजूद सारे सहयोगियों को सरकार में शामिल किया गया था। 2014 में पूरे बहुमत से भाजपा आई थी, परंतु फिर भी ये निर्णय लिया गया हमारे नेतृत्व के द्वारा कि जो एनडीए के जो साथी दल हैं उनको भी सत्ता में भागीदार बनाया जाएगा। पासवान के बयान को बिहार में उपचुनाव की हार का नतीजा माना जा रहा है।